आज हम नक्सलवादी कविता पढ़ेंगे। किसकी है? सुदामा पांडे धूमिल जी की। ये हिंदी कविता के विद्रोही स्वर हैं जिन्होंने अपनी कलम से पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। उस दौर के गले सड़े सिस्टम में ऐसे तीखे सवाल पूछे जो आज भी गूंजते हैं। धूमिल की कविता में कोई बनावट नहीं, कोई आडंबर नहीं, सिर्फ कड़वा, नंगा और चुभता हुआ यथार्थ है। उन्होंने आम आदमी की पीड़ा, भ्रष्ट राजनीति और सामाजिक अन्याय को इतनी तीखी भाषा से व्यक्त किया है कि उनकी हर पंक्ति में सीधे दिल और दिमाग पर वार करती है। थोड़ा सुदामा पांडे धूमिल जी के विषय में पढ़ते हैं। सन 1936 में वाराणसी के निकट खेवली गांव में इनका जन्म हुआ था। पहचान इनकी हिंदी साहित्य में साठोत्तरी कविता के सलाका पुरुष है। शुरुआती संग्रह बांसुरी जल गई, अब जो उपलब्ध नहीं है। सम्मान इनको 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कल सुनना मुझे के लिए मिला था। इनकी प्रमुख कृतियां संसद से सड़क तक 1972, इसी में नक्सलवाड़ी, आज जो हम कविता पढ़ रहे हैं नक्सलवाड़ी, इसी में संकलित है। कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1983। कविता की पृष्ठभूमि देखते क्या है? आजादी के बाद स्वतंत्र भारत की निराशाजनक परिस्थिति के एक नए आंदोलन को जन्म दिया है। सन 1966-67 में उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में नक्सलवादी आंदोलन का प्रसार हो रहा था। धूमिल का रुख क्या था? कवि ने तत्कालीन राजनीति के विरुद्ध इस आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था। धूमिल जी ने नक्सलवादी को खुलकर समर्थन किया था। मुख्य भाव क्या था? यह कविता शासन की भूमि अधिग्रहण व्यवस्था और जनता की भूख के प्रति असंवेदनशीलता का सीधा विरोध करती है। जब लोकतंत्र पेट भरने में नाकाम रहता है तब विद्रोह जन्म लेता है। काव्यांश एक देखते हैं, उसमें क्या है? सहमति का विरोध। सहमति किस चीज की है? उस समय जब सरकार भूमि अधिग्रहण कर रही थी, उस सहमति, जब जनता की और सरकार की सहमति नहीं बन रही थी, वहां से शुरुआत होती है इसकी। सहमति नहीं है, समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। जंगल से जिरह करने के बाद उनके साथियों ने उसे समझाया कि भूख का इलाज नींद के पास है, मगर इस बात से वह सहमत नहीं था। जब सरकार, जब जनता की भूमि अधिग्रहण कर रही थी, सहमति नहीं बन रही थी। भूख का इलाज कैसे है? सो जाओ, तुम्हारा मन विचलित हो जाएगा, भूल जाओगे भूख को। पर जनता क्या जानती है? जनता जमीन से ही जो अन्न उगेगा उसी से पेट पूजेगी। अब थोड़ा भावार्थ समझते इसका। भूमि अधिग्रहण की व्यवस्था का कड़ा विरोध किया गया है इसमें। कवि कहता है कि शासक वर्ग जनता से झूठी सहमति मांगता है। सहमति शब्द अब समकालीन नहीं रहा। भोली जनता को बहकाया जाता है कि भूख से बचने के लिए तुम सो जाओ, अर्थात भूख का इलाज नींद है। परंतु विद्रोही इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि भूख जमीन से उगने वाले अनाज से मिटेगी, नींद से नहीं। चलिए अगले काव्यांश में क्या बताया उसको समझते हैं। काव्यांश 2 में बताया, इसमें क्या है? दूसरे प्रजातंत्र की तलाश। अब यहाँ पे कवि दूसरे प्रजातंत्र की तलाश की बात कर रहा है। विद्रोह के लिए सही शब्द टटोलते हुए उसने पाया कि वह अपनी जुबान सहवाही की पर भूल आया है। फिर भी हकलाते हुए उसने कहा, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। सहसा तुम कहोगे और फिर एक दिन पेट के इशारे पर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही गुस्से पर गिर पड़ोगे। देखो क्या कहा है इस पंक्तियों में, समझते हैं। एक चरित्रहीन व्यवस्था, राजनेता जो विरोध का नैतिक अधिकार खो चुके हैं, वे एक नैतिकता की बात कैसे कर सकते हैं? एक सच्चा लोकतंत्र जहां वह खुलकर कविता लिख सके, उसकी तलाश में धूमिल जी अलग जगह जाना चाहते हैं। पर विडंबना की बात क्या है? अंततः खाली पेट इंसान को मजबूर कर देता है। भूख के कारण विद्रोही भी घुटने टेकने पर विवश हो जाता है। प्रजातंत्र से बाहर जीना बहुत ही कठिन है, क्योंकि पेट की भूख के आगे इंसान दम तोड़ देता है, घुटने टेक देता है। चलिए अगले पैराग्राफ में क्या बताया? खाली पेट की मजबूरी। क्या मैंने गलत कहा? आखिरकार इस खाली पेट के सिवा तुम्हारे पास है कौन सी सुरक्षित जगह जहां खड़े होकर तुम अपने दाहिने हाथ की साजिश के खिलाफ लड़ोगे? कवि कह रहा है, देखो, कवि आम जनता से पूछता है, क्या तुम्हारे पास इस खाली पेट के अलावा कोई सुरक्षित जगह है? नहीं। अर्थात इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भूख और उसकी सीमाएं हैं।
इन्हीं कमजोरियों के कारण वह राजनीति, षड्यंत्रों, साजिशों के अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता, क्योंकि भूख उनका दम तोड़ देती है। चलिए अगले पैराग्राफ में क्या बताया है, देखियो काव्यांश 4 में क्या है, राजनीति का दोहरा चरित्र क्या है। देखिए राइट और लेफ्ट हैंड के बारे में बात करेंगे। लेफ्ट हैंड क्या काम करता है, राइट क्या करता है, उसके बारे में बताया है। यह खुला हुआ सच है कि आदमी दाएं हाथ की नैतिकता से इस कदर मजबूर होता है कि तमाम उम्र गुजर जाती है मगर पोटी सिर्फ बाएं हाथ से धोता है। यहां कवि ने राजनेताओं के दोहरे चरित्र पर तीखा व्यंग्य किया है। उन्होंने कहा है दायां हाथ दिखावा है, नेता समाज कल्याण और नैतिकता का बाहरी दिखावा करते हैं। अब यहाँ पे देखो बायां हाथ क्या है, बायां हाथ हमेशा गंदगी धोने के लिए काम आता है। बायां हाथ असलियत में वे छुपकर गंदे, भ्रष्ट और जनता के विरोधी कार्य करते हैं। गंदगी साफ करने का काम बायां हाथ ही करता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है अगले पैराग्राफ में। काव्यांश 5 में क्या है, चुनाव के बाद का सन्नाटा और झूठा देश प्रेम, उन पर व्यंग्य किया। देखिए क्या बोला है, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इस हार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। वक्त के फालतू हिस्सों में छोड़ी गई फालतू कहानियां देश प्रेम के हिज्जे भूल चुकी है। अब क्या करें, चुनाव उतार खत्म हो गया है, अब सरकार बन चुकी है, जो पोस्टर लगे थे वे भी उतर गए हैं। अब हो क्या रहा है, चुनाव खत्म हो चुके हैं, चुनावी वादे और सार्वजनिक पोस्टर हटा दिए गए हैं। जो संसद पहले सुनी थी अब वहां चहल पहल है। कटास क्या कर रहे हो रहा है, देखिए नेता अब संसद में वक्त के फालतू हिस्सों में क्या कर रहे हैं, बैठकर अपनी झूठी प्रशंसनीय कहानियां गढ़ रहे हैं। स्वार्थ के कारण वे असली देशभक्ति और देश प्रेम के हिज्जे भूल चुके हैं। अब उन्हें कोई मतलब नहीं है प्रचार के समय जो वादे किए थे, जो पोस्टर बड़े बड़े बैनर लगाए थे, ये हम करेंगे हमारी सरकार आई तो, अब ये सब भूल गए हैं। अब क्या झूठी प्रशंसनीय कहानियां कर रहे हैं, कहानियां गढ़ रहे हैं, उनके बारे में बात हो रही है। अब देखिए काव्यांश में क्या है, व्यवस्था का स्वार्थ और हथकड़ी पहने खेत। देखो और वह सड़क समझौता बन गई है। लेखपाल की भाषा एक लंबे सुनसान में जहां पालो और बंजर का फर्क मिट चुका है, चंद खेत हथकड़ी पहने खड़े हैं। देखो कितनी गंभीर बात कह दी है। जिस सड़क पर जनता की आवाज ने संसद को विरोध किया था, जिस सड़क पर जनता की आवाज ने संसद का विरोध किया था, वह अब खुद स्वार्थ के कारण समझौते का शिकार हो गए हैं। मतलब जो विपक्ष में जो आदमी बैठते थे, सरकार के विपक्ष में जनता की बात रखते थे, अब वो भी नहीं है, वे मुख दर्शक बने हुए हैं। उनके क्या गए, वे सरकार के साथ हो गए, भ्रष्टाचार में मिल गए हैं। लेखपाल का भ्रष्टाचार क्या है, लेखपाल कागजों में हेरा फेरी करके उपजाऊ और बंजर जमीन का फर्क मिटा देता है। अब उपजाऊ और जो बंजर जमीन थी उसको लेखपाल के हाथ में तो होता है सब कुछ, वो सबको बराबर कर दिया है। जिसको बंजर भूमि देनी थी उसको उपजाऊ दे दी, उपजाऊ देनी थी वहां बंजर दे दी, ऐसे सब घुमा दिया है। भ्रष्टाचार फैल गया है। हथकड़ी पहने खेत, इसका अर्थ है सरकार द्वारा किसानों की भूमि का जबरन अधिग्रहण। खेत अब सरकार के कब्जे हथकड़ी में है, उनके कब्जे में है, जिसको चाहे दे देंगे, जिसको चाहे नहीं देंगे। चलिए आगे और बताइए क्या बताया, देखते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं काव्यांश 7 में क्या है, विपक्ष की नाकामी, और विपक्ष में सिर्फ कविता है, सिर्फ हजाम की खुली हुई किस्मत में एक उसरा चमक रहा है, सिर्फ भंगी का एक झाड़ू हिल रहा है, नागरिकता का हक हलाल करती हुई गंदगी के खिलाफ, और तुम हो विपक्ष के बेकारी और नींद से परेशान। अभी व्याख्या में देखो क्या, और इसका भावार्थ क्या उसको समझते हैं। संसद में विपक्ष केवल कविता है, मतलब खोखले भाषण है, भाषण कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। वे चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, कोई भी व्यवस्था की हजामत करने को तैयार नहीं है। यहाँ जो झाड़ू हिल रहा है वह गंदगी साफ करने की बजाय नागरिकों के अधिकारों को खत्म कर रहा है, हलाल कर रहा है। आम जनता केवल बेकारी और नींद से परेशान है, इन्हें प्रजातंत्र से कोई लेना देना नहीं। देखो कितना बुरा हाल कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं अगले काव्यांश में क्या बताया है। मतदान के बाद का जंगल राज। अब देखो क्या बोल रहे हैं धूमिल जी, और एक जंगल है मतदान के बाद खून में अंधेरा,
पंच ठाठता हुआ जंगल मुखबिर है, उसकी आंखों में चमकता हुआ भाईचारा किसी भी रोज तुम्हारे चेहरे की हरियाली को बेमूरवत काट सकता है। इसमें देखो क्या कह रहे हैं, चुनाव पूर्ण होते ही यह लोकतंत्र एक जंगल बन जाता है जहां चारों ओर अंधेरा और स्वार्थ फैल जाता है। नेताओं की आंखों में भाईचारा चुनाव के समय जो दिखता है वह पूरी तरह झूठा है। यह जंगल मुखबिर की तरह हो जाता है। खतरा क्या है, यह स्वार्थी व्यवस्था किसी भी दिन बिना शर्म के तुम्हारी खुशी और प्रसन्नता, चेहरे की हरियाली को चाट सकते हैं, मतलब नष्ट कर सकते हैं। चलिए अगले कमेंट्स में क्या बताया, कवि धूमिल जी हमें खबरदार कर रहे हैं। उसने तुम्हारे परिवार को नफरत के उस मुकाम पर ला खड़ा किया कि कल तुम्हारा सबसे छोटा लड़का भी तुम्हारे पड़ोसी का अचानक अपनी स्लेट से काट सकता है। क्या मैंने गलत कहा? इसमें देखो कवि क्या कह रहे हैं, कवि सावधान खबरदार करते हुए कहता है कि इस व्यवस्था ने समाज में इतनी नफरत भर दी है कि कल मासूम बच्चा जिसके हाथ में पढ़ने के लिए स्लेट होनी चाहिए वह उसी स्लेट से गला काटने, मतलब हिंसा उतारू करने को उतारू हो जाता है। कवि हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि यह भ्रष्ट प्रजातंत्र और भूख ही आम जनता को हथियार उठाने, मतलब नक्सलवादी बनने के लिए मजबूर करती है। जब जनता को सताया जाएगा तो क्या करेगा, लास्ट में मरता क्या नहीं करता, वही बात आ गई, तो अपने हथियार उठाने पे मजबूर हो जाता है, नक्सलवादी बनने के लिए तैयार हो जाता है। क्या करे, मजबूरी है उसकी। तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं लोकतंत्र की असलियत क्या है। एक आदर्श प्रजातंत्र कैसा होना चाहिए, पर रियल में क्या है, अब रियलिटी क्या है उसको देखेंगे। देखो एक आदर्श प्रजातंत्र जनता की सहमति से शासन चलता है। क्या रियलिटी क्या है, सहमति एक धोखा है, भूमि का जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है। आदर्श प्रजातंत्र में विपक्ष जनता की आवाज उठाता है, जो विपक्ष होता है जनता के लिए लड़ता है, बोलता है ना। तो यहाँ पे क्या है, रियलिटी में विपक्ष केवल तमाशबीन है, सिर्फ कविता कर रहा है, खाली खोखले भाषण दे रहा है। यहाँ चुनाव भाईचारे और देश प्रेम का प्रतीक होता है आदर्श प्रजातंत्र। चुनाव के बाद नफरत और जंगल राज झूठी कहानियां घड़ी जा रही हैं। नागरिक अधिकारों की रक्षा, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है, और रियलिटी क्या है, नागरिकता का हक हलाल हो रहा है, खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है। शिक्षा, शांति और विकास एक आदर्श प्रजातंत्र में होती है, परंतु रियलिटी में क्या है, मासूमों के हाथ में स्लेट की जगह हथियार है। यह कविता लोकतंत्र के नाम पर चल रहे धोखे का पर्दाफाश करती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। देखो तीखा व्यंग्य किया उन्होंने इस कविता में। कवि ने भारत की आजादी, लोकतंत्र, सरकार, समाजवाद तथा संसद पर करारा व्यंग्य किया है। नक्सलवाद का यथार्थ कविता यह उजागर करती है कि लोग शौक से नहीं बल्कि पेट की भूख, व्यवस्था के अत्याचारों से मजबूर होकर नक्सलवादी बनते हैं। भाषा शैली कैसी, इसकी भाषा में सबर्स बयानी की तेज झलक है, बिना किसी लाग लपेट के कठोर स्वर से क्रोध व्यक्त किया गया है। प्रतीकात्मकता, दाया बाया हाथ, जंगल, स्लेट, हथकड़ी पहने, खेत, इन उत्कृष्ट प्रतीकों का प्रयोग व्यवस्था की नंगी सच्चाई को दिखाने के लिए हुआ है। देखिए नक्सलवादी केवल एक कविता नहीं बल्कि सठोतरी भारत का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। धूमिल ने अपनी कलम से उस दर्द को उकेरा है जहां एक तरफ सत्ता का घमंड है और दूसरी तरफ एक आम आदमी का खाली पेट। जब तक संसद और सड़क के बीच का फासला भूख से भरा रहेगा तब तक स्लेटें टूटती रहेंगी और विद्रोह जन्म लेता रहेगा। इस कविता में धूमिल ने यही बताया है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कविता के साथ। धन्यवाद।